हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के पीजीटी हिंदी का पेपर, जो कि आपका 15 दिसंबर को हुआ था। आइए चलिए हम देखते हैं इसमें हिंदी के सभी 80 प्रश्नों को, जो कि अभी आपके बिहार शिक्षक भर्ती TRE 2.0 में पूछे गए थे पीजीटी हिंदी के पेपर में। और बाकी ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे फिर वो आपकी बिहार की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी हो, टीजीटी हिंदी हो, 6 to 8 वाला हो, या फिर किसी अन्य हिंदी संबंधित परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट तक देखिएगा, हम हिंदी के सभी 80 प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 से शुरू करते हैं 150 तक। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जो है वो आदिकाल का कवि नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस पेपर में आपको काफ़ी संख्या में जो है ऑप्शन डी और ई जो है, अधिकतर डी आपको सही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल मुकुंद गुप्त। ये ऐसे लेखक हैं जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले कुछ रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं सरहपा जो हैं वो पहले सिद्ध कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये दोनों ही कवि जो हैं ये राम काव्य परंपरा के कवि हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपथगा। ये कहानी अज्ञेय की है। अगला प्रश्न है, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विद्यापति के पिता का जो नाम था वो था गणपति ठाकुर, जो कि इन दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक घूंट। ये एक प्रतीकात्मक नाटक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जगनीक किस काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल। जगनीक आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि भारत भारती जो ये रचना है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत भारती काव्य जो है इसके रचयिता कौन है। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नागार्जुन और जड़ भरत ये दोनों ही कवि जो हैं वो नाथ पंथ से है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन और जड़ भरत ये दोनों ही कवि जो है ये नाथ पंथ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी जानते हैं नाथों की संख्या 9 थी और 9 नाथ के अंतर्गत ही ये दोनों लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं।
तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सौमित्र मोहन और जगदीश चतुर्वेदी ये दोनों ही जो कवि हैं ये अकविता आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वरनाथ रेणु विरचित उपन्यास है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मैला आंचल और प्रति परिकथा ये दोनों ही उनके उपन्यास हैं। आगे के जो प्रश्न हैं आपके वे जो है गद्यांश पर आधारित हैं। तो आइए हम गद्यांश पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वज्जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। तो ये आपका गद्यांश था। आइए इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय और भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। क्योंकि मुद्रण कला के आविष्कार से पहले जो है पुस्तकों का संग्रह करना आज की तरह जो है वो आम बात या सरल बात नहीं थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। क्यों? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय। पुस्तकों का संग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिपि के आविष्कार के साथ ही पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह कहाँ होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के विकास के कारण में से एक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रण कला का आविष्कार। अगला प्रश्न है, भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय के बल पर। आगे के जो प्रश्न हैं वो भी आपके गद्यांश पर आधारित ही हैं। तो पहले हम गद्यांश देख लेते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि धन के प्रति
अति आग्रह होने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उसके अंदर धन लोलुपता भी आ जाती है व्यक्ति के अंदर और वो स्वार्थी भी बन जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन को अर्पित करने का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। अगला प्रश्न है, कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, अंत में वही पूजा जाता है, कौन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से तीनों ही ऑप्शन जो हैं गलत हैं। अगला प्रश्न है, संसार में उन्हीं की उपासना होती है, किनकी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, धन लोलुप व्यक्ति समाज में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो इसमें है कम से कम यश और त्याग, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही होंगे, क्योंकि धन से श्रेष्ठ हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 108, सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। प्रश्न संख्या 109 है, मानव समाज स्वार्थी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 110 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामीप्य, इसमें भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से किसी में भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि मुनि, इसमें द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। प्रश्न संख्या 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखेंगे तो जब, ये भी एक अव्यय है, ठीक, ये भी अव्यय है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श। अकड़, स्पर्श, अकड़ और अफवाह ये क्या है, जो आपके स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएंगे, जबकि स्पर्श जो है आपका वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो है आपका कर्ता कारक जो ने चिन्ह का प्रयोग होता है वो हमेशा जो है आपका भूतकाल में होता है, वर्तमान काल और भविष्यकाल में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई सा भी शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 122 है, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 123 है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो संधि की कोई भी परिभाषा यहाँ पे सही नहीं है। संधि में दो वर्डों का मेल होता है, जबकि यहाँ पे शब्द, पद और वाक्य दिया गया है। प्रश्न संख्या 124 है, निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सामान्य भूत और आसन्न भूत में तो ने का प्रयोग
सॉरी, यहाँ पर ये पूछा है किस में प्रयोग होता है, तो सामान्य भूत और आसन्न भूत में प्रयोग होता है, लेकिन अपूर्ण भूत में प्रयोग नहीं होता है कर्ता कारक के ने चिन्ह का। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई भी इसमें से क्रिया विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कहीं भी आपकी दीर्घ स्वर संधि नहीं है। प्रश्न संख्या 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक शब्द ऐसे हैं यहाँ पे जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्रश्न संख्या 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गुच्छा और कुंजी हमेशा समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अच्छत और लोग ये दोनों ही बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133 कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई सा भी शब्द जो है वह पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न संख्या 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय, क्योंकि ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आधा ज लगा है ये आधा ज नहीं होगा, और यह जब पूरा होगा यह नहीं होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दो ऑप्शंस में यहाँ पे क्या है आपका अव्ययीभाव समास है। प्रश्न संख्या 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 137 है, निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। यहाँ पर ये जो को चिन्ह आया है ये संप्रदान कारक के लिए आया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी, क्योंकि नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का बोध होता है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी की थाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम। ये क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 141 है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानापन्न। जो किसी की जगह पे काम करे, यानी जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता है उसे हम स्थानापन्न कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पर्यायवाची किसके हैं? आपके बादल के हैं या मेघ के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नत। अगला प्रश्न है, दौड़ धूप करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी कोशिश करना। प्रश्न संख्या 145 है, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम स्पर्धा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदक। उदक जो है वो जल का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 147 है, खाक छानना
मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो सभी हैं ये मुहावरे के अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृत। प्रश्न संख्या 149 है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी बुराई नहीं दिखती। प्रश्न संख्या 150 है और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र। आर्द्र जो है ये शुष्क का विलोम है या विपरीतार्थक शब्द है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने पीजीटी हिंदी में पूछे गए आपके 80 जो हिंदी के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आगे किसी भी आने वाली परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे हिंदी विषय से, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और कुछ प्रश्न जो है आपको याद भी हो गए होंगे और आपको ये भी पता चला होगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्न सरल थे और कुछ यहाँ पे कठिन भी थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सॉल्व करेंगे आपका EMRS का टीजीटी का पेपर या फिर पीजीटी हिंदी का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।